आपको जो पॉइंट आज है वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे वह होमगार्ड हो और चाहे वो आपका एसआई का हो। मतलब ये ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ यूपीएसआई का सिलेबस दिया यूपीएसआई क्वेश्चन से, नहीं। इसका संबंध कभी कभी आपके जीके से हो जाता है, कभी कभी जीएस से हो जाता है। और अगर ये सिलेबस में है भी नहीं तो एक चैप्टर आपका होता है इन्वायरमेंटल, पर्यावरण। तो पर्यावरण का जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है। एनजीटी है आपका, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1988 वाला, 1986 वाला नियम अधिनियम है। तो इसको अलग से धारा के अंतर्गत पढ़ लेते हैं हम। और धारा में भी हम बहुत ज़्यादा धारा नहीं पढ़ते, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो मोस्टली होता है संस्थान का होता है और इसके कार्यों से संबंधित होते हैं। ठीक, तो इसका एक संक्षिप्त आप ये समझ लीजिए कि पर्यावरण संबंधित जितने भी अध्ययन करने होते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी, ऐसी कौन सी स्थिति बनी जो इसको बनने के संबंध में आया, कुछ ऐसे वाद हैं जो इससे अटैचमेंट है, जिसमें कुछ सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है। ठीक, तो सभी चीजों का अध्ययन हम करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये पारित हुआ था 23 मई 1986 को। कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। और लागू हो गया था 19 नवंबर 1986 को। ठीक, 1986 याद रखना है कि 23 मई को पारित हुआ था और 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू हो गया। क्लियर हो गया आपका? दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण क्या होता है कि क्या ये पूरे भारत में लागू है? पूरे भारत में लागू होता है। कहाँ लागू है? पूरे भारत में। ये पूरे भारत में लागू होता है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं और कुल धारा कितनी है? 26। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि आखिर इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1972 में स्टॉक में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्टॉक में सबसे पहले इसकी शुरुआत किया गया था, स्टॉक सम्मेलन के नाम से 1972 में। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है? भारत में इसकी शुरुआत हुई 1986 में। कब हुई थी? 1986। एक घटना घट गई थी जिसको आप सब लोग जानते होंगे, भोपाल गैस त्रासदी। 1984 में एक कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का उत्सर्जन हो गया था और जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी के बाद एक इसकी बात रखी गई कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया जाए, और इसी घटना के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया। किस घटना के बाद? भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद। सब क्लियर है ना? 1984 के बाद आया था। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 बताता है। अब पूरे के पूरे पॉइंट में पे ध्यान देंगे आप कि जो भी इसमें अधिनियम अप्लाई होगा उसको नियम अप्लाई करने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास। किसके होगा? केंद्र सरकार। अधिनियम केंद्र सरकार बनाएगा, संस्था बनाएगी केंद्र सरकार, तो अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करेगा? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार की बात को मानने के लिए क्या ये संस्थाएं बाध्य होंगी? बिल्कुल बाध्य होंगी, बिल्कुल बाध्य होंगी। क्यों बाध्य होंगी? क्योंकि बना कौन रहा है? केंद्र सरकार। तो उसकी बात को मानने के लिए बाध्य। ये सरकार ये क्या करती है? समय समय पर अपने नियम को बनाती रहती है, जिसका संबंध किससे होता है? पर्यावरण। किससे होता है? पर्यावरण। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसमें जितना भी नियम अधिरोपित करती है, जितना नियम भी अधिरोपित करती है, सारे नियम का मुख्य सारांश ये होता है कि ये सरकार इस पर उसको अधिक से अधिक अप्लाई करवाए और उसको नियम भी लागू करवाए। तो इसको नियम लागू करवाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं आती हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं। कितनी है? 26। धारा 1 क्या दिखाएगा? संक्षिप्त, विस्तार और लागू। संक्षिप्त में आप बता ही चुके हैं। लागू कहाँ है? पूरे भारत में। और विस्तार कहाँ? पूरे भारत में। और लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। कब लागू होता है? 19 नवंबर 1986 को। अब धारा 2 का क्या बताता है? परिभाषा 2 से स्टार्ट होता है। 2 की का परिभाषा बताता है कि आखिर पर्यावरण किसको कहते हैं। ये पर्यावरण नियम है, ये है। 2 का क्या बताया कि पर्यावरण किसको कहते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखें बेटा आपको। 2 का क, 2 का ख, 2 का ग, और ये 3 पॉइंट आप याद कर लें। 2 का अंग, 4 चीज, क ख ग अंग। का क्या है? पर्यावरण की परिभाषा। किसकी परिभाषा? पर्यावरण की। ख क्या है? प्रदूषक की परिभाषा। किसकी? प्रदूषक की। और ग क्या है? प्रदूषण की परिभाषा। और अंग क्या है? कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अत्यधिक संकट के लिए होते हैं, उसे पर संकट में पदार्थ कहा गया, उसका अंग वर्णन किया गया। 3 महत्वपूर्ण है, क ख और ग।
किसकी परिभाषा है? पर्यावरण। पर्यावरण की। पर्यावरण कहते किसको है? तो हम परिमाने चारों तरफ और माने ढका हुआ। हम आपको पर्यावरण चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा उसमें विस्तार से पढ़ाएंगे। तो यहाँ से इतना जान लीजिए कि परिमाने क्या होता है? चारों तरफ, और आवरण मतलब ढका हुआ। तो जो चारों तरफ से ढका हुआ है उसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण। इसमें क्या लिखा गया? जल, वायु, भूमि, मानवीय प्राणी तथा अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्मजीव, उनके बीच का आपस में संबंध। यानी हम यहाँ पे हमारे आसपास जितनी चीजें हैं सबका आपस में जो संबंध स्थापित हो रहा है वो किसके अंतर्गत होगा? पर्यावरण। किसके अंतर्गत? पर्यावरण। मतलब एक मानव और मानव से इतर जितने भी संबंध है सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब इसमें दो चीज आता है, एक होता है प्रदूषक जो इसको नुकसान पहुंचा दे, यानी पर्यावरण में जितनी मात्रा में नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है, 78% क्या हमारे नाइट्रोजन हमारे, और ऑक्सीजन कितना है? 21%। अगर किसी कारणवश नाइट्रोजन की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए, या इन गैसों गैस की जो मात्रा हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, तो अगर इनकी मात्रा घट जाती है या बढ़ जाती है तो ये माना जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। ठीक। अब इसमें ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है, कोई प्रदूषण है, सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? 1986 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1986 के अंतर्गत। अलग अलग क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, या ध्वनि प्रदूषण पर नियम कौन बनाता है? तो चाहे जो पर्यावरण प्रदूषण हो, नियम कौन बनाएगा? कौन? 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। ठीक है। तो देखिए, तो मैंने कहा कि अगर इनकी मात्रा घट या बढ़ जाती है तो इन पदार्थ जिनकी वजह से इनकी मात्रा घटी या बढ़ी उन पदार्थों को प्रदूषक पदार्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रदूषक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा घट या बढ़ जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदूषक। और जब घट या बढ़ गई तो हम कहेंगे प्रदूषण हो गया है। क्या हो गया? प्रदूषण। सुना भी सुनेंगे बेटा, नॉर्मल बात कहते हैं भाई देखो वायुमंडल प्रदूषण बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई होगी। जैसे आप कमरे में होता है ना, कमरे में आप क्या करते हैं, कुछ जला देते हैं मीठी मीठी तो धुआं हो जाता है, तो आपको दम घुटने लगता है, आप सांस नहीं ले पाते, तो आप कहते हैं कि यहाँ प्रदूषण हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो जब मात्रा बढ़ने लगती है तो ये कहा जाता है कि प्रदूषित हो चुका है। जिसकी वजह से प्रदूषण हुआ उसे प्रदूषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रदूषक। दो का ख। और जो प्रदूषक के बाद पर्यावरण खराब हो गया उसे बोलेंगे प्रदूषण। दो का ग। क्लियर हो गया? पर्यावरण परिभाषा दो का क, दो का ख क्या बताएगा? प्रदूषक। और दो का ग क्या बताएगा? प्रदूषण। प्रदूषण कहते हैं किसको? ठीक है। उसका तीन आता है। तीन क्या बोलता है कि अच्छा जब ये खराब हो जाएगा तो इसके लिए गुणवत्ता का सुधार करना भी जरूरी है। तो गुणवत्ता के सुधार करने का नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन भैया? केंद्र सरकार। तो धारा 3 का यही कहता है गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है को कोई प्राधिकरण बना दे। केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है और इसी अधिकार का प्रयोग करके उसने सन 2010 में एक प्राधिकरण बनाया था जिसका नाम था एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ चुका होगा, आप लोग देखे भी होंगे। इसका क्वेश्चन कई बार पूछता है क्योंकि ये गैरलोकीय संस्था भारत की है। स्थापना कब हुई थी? 2010। ये तो सीधा सा पूछ लेगा आपका कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि अगर कोई भी पर्यावरण संबंधित क्लेम करना होता है तो किसके माध्यम से होता है? एनजीटी के माध्यम से। क्या होता है? एनजीटी के माध्यम। या सरकार ने कोई दंड आप पे लगा दिया है और आप चाहते हो उसके खिलाफ आप अपील करिए तो भी आप कहाँ करेंगे? एनजीटी में। क्या बेटा? एनजीटी में। एनजीटी आपको पर्यावरण प्रदूषण फैलने लगता है तो यहीं से आपके नोटिस जाती है। ठीक है। नोटिस आपके पास जाएगी और नोटिस के अंतर्गत आपसे जांच कराई जाती है कि क्या क्या प्रदूषण फैला रहे। जो आप सुनते होंगे ना कि दुकानदारों के पास नोटिस आई हुई है या फिर कंपनी के पास नोटिस आती है तो ये एनजीटी के माध्यम से जाता है कि देखो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, आपको इतना इतना कार्बन उत्सर्जन करना चाहिए था, आप ज्यादा कर रहे हैं। तो एनजीटी के स्थापना करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। स्थापना इसने किसका किया? एनजीटी का। कब किया? 2010। ये क्या होता है? ये पर्यावरण संबंधी मामलों की त्वरित प्रभावी निष्कर्षण करता है। कौन? एनजीटी। ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा? अगर आपको कोई आपके खिलाफ आदेश हो जाती है सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कोई फैसला हो जाता है, कैसा संबंध है?
पर्यावरण संबंधित। कैसे है? पर्यावरण से आपके खिलाफ कोई फैसला हो गया कि आपको इतना जुर्माना देना है, तो जबकि आपको लगता है कि आपने इतना अपराध नहीं किया, तो आप उसकी सुनवाई के लिए कहाँ अपील करेंगे? एनजीटी में। क्या करेंगे? एनजीटी में। तो धारा 3 के अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी अधिनियम केंद्र सरकार बना सकती है। धारा 7 क्या बोलता है? धारा के 7 ये बोलता है कि प्रदूषक मानक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मानक ज्यादा उत्पादन करते हैं तो आपको दंड देना पड़ेगा। धारा किसके अंतर्गत? 7 के अंतर्गत। कि जो पदार्थ को, जैसे मैंने बताया कि कितना कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए, कितना ऑक्सीजन उत्सर्जन होना चाहिए, कितना किस गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ये फिक्स है। अगर उससे ज्यादा उत्सर्जन करेंगे तो आपको धारा 7 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा? धारा 11। धारा 11 क्या बोलता है? जैसे देखिए, धारा क्या 11 क्या होता है कि आपने इसको सामान्यतः गांव में भी सुना होगा, हर जगह सुनते होंगे कि अगर आप अधिकारी बन जाते हो तो आप किसी भी स्थान पे जाके जांच कर नहीं जा सकते, कर सकते, ये अधिकार मिलता है। वैसे ही एनजीटी अधिकार देती है धारा 11 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 11 के अंतर्गत क्या है कि इससे संबंधित जितने अधिकारी हैं वो जा करके पर्यावरण संबंधित जांच किसी के यहाँ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। किसके अंतर्गत? धारा 11। 7 के अंतर्गत क्या था कि आवश्यकता के अंदर प्रदूषक आप उत्पन्न नहीं कर सकते मानक से ज्यादा। 11 क्या बोलता है कि आप अधिकारी हैं बाबू, ठीक है, अधिकारी आप हैं, अब मैं मेरे यहाँ आप जांच कर सकते हैं, भले विधायक सांसद मंत्री कुछ भी हो, हमें नहीं कर सकते, मेरे यहाँ जांच नहीं कर सकते, क्या ले ना, हमें सरकार ने ऑर्डर किया है। धारा 11 के अंतर्गत हमको अधिकार है कि कोई भी अधिकारी कहीं भी जाकर के जांच कर सकता है। अगला क्या है? धारा 10 क्या बोलता है? धारा 10 क्या बोलता है कि अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने की शक्ति, यानी अधिकार, अच्छा सॉरी 11 क्या था? 11 क्या था? नमूना ले सकता था। क्या सकता है? नमूना। जैसे देखते हैं मिठाई दुकान पे आते हैं, नमूना ले चले जाते हैं, वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन वैसे ठीक उसी तरीके से गाड़ी उड़ी चेक होती है, तो गाड़ी उड़ी चेक होती है तो उसका साइलेंसर जहाँ निकलता है वहाँ चेक करते हैं कि देखो कितना धुआं ज़्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है, गाड़ी सही चलने लायक है या नहीं है, अगर नहीं चल रहा है तो उसको कबाड़ में कहते हैं बाहर हटाइए, यहाँ नहीं चल रहा। जैसे दिल्ली में चल रहा है, देख रहे हैं आपने दिल्ली में कि 2010 के बाद 10 साल ज्यादा जितनी गाड़ियों सबको बाहर कर दी जाती है। सुनेंगे बेटा, तो ये क्या था कि ये एनजीटी ने डिक्लेयर किया था। किसने किया था? एनजीटी। और इससे संबंधित नमूने का 10 के अंतर्गत एनजीटी अधिकारी जाके जांच करेगा और 11 के अंतर्गत वो नमूने को लेकर के आ सकता है। तो जांच करने का अधिकार 10 और नमूने लेकर अधिकार 11। धारा 15 क्या बोलता है? धारा 15 बोलता है दंड। क्या बोलता है? दंड। यानी दंड दो तरीके से, 3 तरीके से हो सकता है। एक बार आपको पढ़ाए थे कि उसमें कि जिसमें एक बार आपको मना किया गया फिर भी आपको काम करते, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में याद है कि एक बार आपको भ्रष्टाचार पकड़े गए, ठीक है, तो हमने आपको 3 से लेकर 5 साल की सजा दी थी, फिर दोबारा फिर पकड़े गए तो 5 साल 7 बढ़ा देंगे, याद है गुरु? वैसे इसमें भी है दंड भी कई तरीके से। अगर मान लीजिए पहली बार आप दंड पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल का सजा या फिर 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि आप दूसरी बार पकड़े जा रहे हैं, मना किया गया कि आप अपने फैक्ट्री को नहीं चलाएंगे, ठीक, या होता ना कि मना करके चले गए एनजीटी वाले कि भाई गांव में अब भी देख रहे हैं वो थ्रेसर चल रहा है, मशीन चल रही, इतना धुआं फेंक रहा है कि पूछिए मत, ईंट भट्टे वाले इतने लग गए हैं कि धुआं पूरा गाँव हो जा रहा है, बंद ही नहीं कर रहे। एनजीटी वाले आकर बंद करा के चले भी गए, 1 लाख का जुर्माना भी ठोक के गए हैं, वो लोग नहीं बंद कर रहे हैं, फिर भी तो दोबारा अगर आएंगे तब वो 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगाएंगे। कितना? 5,000 प्रतिदिन। यानी जब से आपको सील किया गया था, बंद कर दिया गया था, उसके बाद से आप जब से चला रहे हैं तब से एक दिन कितना 1,000 रुपये, 5,000 पर डे के हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर भी नहीं मान रहे हैं, मना करने के बावजूद लगातार 1 साल चला रहे हैं, तो आपकी जो सजा थी वो बढ़कर हो जाएगी 7 साल जेल। क्या हो जाएगी? 7 साल। तो कंफर्म हो गया किस धारा के अंतर्गत? धारा 15। इसमें धारा महत्वपूर्ण है बेटा, धारा महत्वपूर्ण है। किस धारा के अंतर्गत दंड दिया जाता है? धारा 15 के अंतर्गत। कितना? धारा 15। उसका अगला पॉइंट क्या कहता है? धारा 16 क्या दिखाता है? धारा 16 अलग अलग आदमी दंड मिलेगा, दंड दोनों मिल सकता है। एक ये हो सकता है कि जो ईंट भट्टा चला रहा है उसके मालिक को दंडित कर दिया जाए। एक और इसमें दंडित करने लायक है, कौन? अधिकारी। अधिकारी कौन सा? जो सरकारी अधिकारी थे, जांच करने गए थे, घूस लेके बैठ गए, बोले हाँ सही है, जाओ जाओ, जबरदस्ती करें, ठीक ठीक चलाओ, हम हैं, जब तक हम देख लेंगे। तो ये वाले अधिकारी भी हो गए, तो एनजीटी आके जांच कर ली, तो
तो इसमें दो लोग को दंडित किया जा सकता है। धारा 16 के अंतर्गत कहता है कि कंपनियों के द्वारा अधिकारी द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उनका दंड है, और धारा 17 के अंतर्गत अधिकारियों को दंडित किया जाता है। 15 के अंतर्गत क्या था? दंड। क्या दंड मिलेगा? एक इसमें डिक्लेयर है 15। 16 क्या बोलता है कि कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के सीईओ को दंड मिलेगा, और 17 क्या बोलता है? अधिकारी को मिलेगा। किस मिलेगा? अधिकारी को। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अब देखिए इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अन्य धारा नहीं लिखा गया। जो अन्य तथ्य इसके एग्जामिनेशन में आती है वो अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण कैसे? सबसे पहले आपने ये जाना कि 1984 में एक घटना हमारे यहाँ घटती है जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी। क्या नाम है? भोपाल गैस त्रासदी। इसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस निकलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और अभी भी लोग वहां पर कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ग्रसित है भी और चल भी रहे हैं। तो सरकार इस पे इस तरह की प्रॉब्लम न होने पाए, इसके लिए भारत सरकार ने 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया, और 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाने के साथ ही साथ इसने एक अलग नियम बना दिया, और ये कहा कि केंद्र सरकार का धारा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत उसने ये कहा कि देखिए ये केंद्र सरकार के विशेष अधिकार होगा कि वह अनुच्छेद 253 के अंतर्गत वह इस पर्यावरण को लेकर के, संरक्षण को लेकर के समय समय पर कोई न कोई संगठन या कोई न कोई प्राधिकरण का निर्माण करता रहेगा, और इस प्राधिकरण पे पूर्ण रूप से अधिकार केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। और उन्होंने ये कहा कि देखिए केंद्र सरकार जो भी नियम पर्यावरण संबंधित लागू करेगी, अब इसमें सब ये लिखा हुआ है, एग्जाम में ही आता है जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ फालतू का, इसी बात को ध्यान समझिएगा। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ये लाइन सीधा एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ध्यान समझिएगा। तो इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फैसला केंद्र सरकार करती पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, तो निश्चित रूप से इनके अधिकारियों को उसको मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से उनके अधिकारियों को इसको मानना पड़ेगा कि भाई ऐसा चल रहा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उन्होंने इसमें कुछ बातें और कही, कुछ बातें और इन्होंने क्या कहा था? सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने यह कहा था कि देखिए अगर मान लीजिए किसी पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, जैसे ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के माध्यम से लोगों की मौत हुई, तो इन्होंने कहा कि देखिए जो संस्थान है, जो प्राधिकरण है, वो इस पर दंड लगाएगी। वो भी दंड दो तरीके का दंड होता है। दंड दो तरीके का एग्जाम में पूछा हुआ। पहला दंड क्या होगा? पहला दंड यह होगा कि आप इससे प्रभावित जितने व्यक्ति हैं सबको आप पैसा देंगे, उनकी भरपाई करेंगे, उनका इलाज करवाएंगे, जो भी उनकी जरूरतें पूरी करेंगे। किससे? जो इससे प्रभावित हुए। आपने एक शब्द सुना होगा मुआवजा, सुने नहीं सुने? तो मुआवजा वर्ग आप इससे संबंधित कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सुनने दम घुटने से मृत्यु हो गई, गैस लीक हो गया उससे मृत्यु हो गई, तो उसका जिम्मेदार कंपनी है, तो कंपनी उसके लिए उसको पैसा एवज में पैसा देती है। ठीक है, इसे हम कंपनसेशन बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं। तो वो पहला नियम बोलता है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित है आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो यहाँ तक बात होगी। दूसरा केस क्या करती है कि आपको ये नहीं, अगर आपकी वजह से जितना पर्यावरण को नष्ट हुआ है उसके लिए जितना शुद्ध करने में पैसा रहेगा वो भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। किसको? कंपनी। नहीं समझा मेरी बात? ध्यान से मेरी बात समझिएगा बेटा, तो मिस कर जाए तो एग्जामिनेशन मिस कर देंगे। मैंने उदाहरण दिया मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में हुआ, ठीक है, तो इसमें जितने लोग मरे होंगे, जितने लोग को प्रॉब्लम हुई होगी, उसका इलाज कौन कराएगा? जो लोग डेथ हो चुके उनके घर में पैसा कौन देगा? कन्फर्म। तो क्या सिर्फ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हुआ है? तो पर्यावरण प्रदूषण होने के बाद उसको साफ भी तो करना जरूरी है, तो उसको साफ करने का पैसा भी कौन देगा? कंपनी। यही है दूसरा नियम, यानी पर्यावरण प्रदूषण का जितना पैसा साफ करने में लगेगा उसको भी कौन पेमेंट करना पड़ेगा? उस संस्था को। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए हैं जिसके अंतर्गत भी आपके एग्जामिनेशन सवाल आते हैं, इसको हम ध्यान देते हैं कि वातावरण को प्रदूषित करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है? तो बोलेंगे मानव कार्बनिक अपशिष्टों की होती है। किसकी होती है? मानव कार्बनिक अपशिष्टों की। जो कार्बन मानव के द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है उस कार्बन के माध्यम से सबसे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, और पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा इसी से हो रहा है। किससे? मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बनिक अपशिष्टों से। देखिए एक सिद्धांत है प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत।
क्या है? प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। ये क्या है बेटा? अभी जो मैंने बताया कि अगर मान लीजिए सुंदर कि अगर किसी संस्था के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा कोई पर्यावरण प्रदूषण संबंधित कोई घटना घटती है तो उसमें दो लोगों को क्षति होती है, एक उसमें कार्यरत व्यक्ति का और दूसरा पर्यावरण। तो दोनों के लिए पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। यही है प्रदूषण द्वारा भुगतान सिद्धांत। व्यक्ति पूर्ण दायित्व वाला होता है। दो वर्ड आता है, पूर्ण दायित्व नहीं होता है। पूर्ण दायित्व का मतलब यह होता है कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपने इसको सही से ध्यान दिया होता तो ऐसी घटना नहीं घटती। पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे कोचिंग चल रहा हो, संस्थान चल रहा हो, वहाँ पर क्या बोलते हैं कि गैस नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बुझाने वाला, तो अगर कोई घटना घटती है तो पूरे जिम्मेदार संस्था के ऊपर होगी कि आपने उसको क्यों नहीं रखा। मेरी बात समझे? तो अगर कोई घटना घटती है तो उसका पूरा जिम्मेदार किसको माना जाता है? कंपनी को। कीवर्ड आता है पूर्ण दायित्व। क्या आता है? पूर्ण दायित्व। अच्छा, कोई भी घटना घटेगी हमेशा कई एग्जाम में पूर्ण दायित्व आपके साथ ऐसा ही आया होगा कहीं प्रैक्टिस सेट में, और ये वर्ड आता है पूर्ण दायित्व, मतलब कोई घटना का पूर्ण जिम्मेदार ले जाना, पूर्ण जिम्मेदार मान लेना। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण दायित्व। तो परिवर्तन प्रदूषण के पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देगा। दूसरा क्या होगा कि जो पर्यावरण क्षति हुई है उसको पुनः ठीक करने में जितना पैसा लगेगा वो भी कौन देगी? कंपनी। यानी कितने स्थान पैसा देगी? 2 स्थान। कितने स्थान पे? 2। अगला है पर्यावरण प्रभाव आकलन सिद्धांत। ये सबसे पहले किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था 1969 में। कब किया था? 1969 में अमेरिका से पहले इस पर ध्यान दिया था कि पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन किया था। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण नियम कब लागू हुआ? 2000 में। कब लागू हुआ? 2000 में। अच्छा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? यही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जितना भी प्रदूषण संबंधित बात आएगा सब किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986। जो भी होगा बाबू, चाहे जितना पर्यावरण, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण होता है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी नियम कानून बनेगा तो उसके नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। कंफर्म हो गया ना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उसके बाद अगला क्या होता है? हाँ, इसके देखिएगा, अब इसमें एक और विभाग बन गया। जब भी आप मतलब बात होती है, अब्दुल कलाम जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि मैंने चिड़िया पाली, वो कुछ दिन बाद उड़ गई, फिर मैंने गिलहरी पाल ली, कुछ दिन बाद वो भी भाग गई, तो मैंने घर में एक पेड़ लगा दिया, दोनों वापस आ गए, गिलहरी भी और चिड़िया भी। अब्दुल कलाम का मतलब है पेड़ लगाइए। तो प्रदूषण फैलेगा तो इसको दूर करने का, साफ करने का काम भी कौन करता है? प्रकृति का फेफड़ा यानी पेड़ पौधे। प्रकृति का फेफड़ा होता है बाबू। तो पेड़ पौधे उसको साफ करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन दे कौन रहा है? पेड़ पौधे। तो फिर जितना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा मिलेगा। सुबह सुबह उठते ताजा ताजी हवा लगती है, आपको होता नहीं होता? तो कार्बन, अगर आपको 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता आप कैसा महसूस करते? तो जान निकल जाएगी, होता नहीं होता? अब आप सोच लीजिए भैया कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए क्या स्थिति हो सकती है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि भाई साहब हमें एक ऐसा विभाग बनाना पड़ा जो मुख्य रूप से वन को ही देखे, यानी IFS। क्या बनाना पड़ा? IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। क्या बनाना पड़ा? भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1 जुलाई 1966 ईस्वी को IFS की शुरुआत की गई। किसकी? IFS की शुरुआत, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका मुख्य रूप से काम होता है वन विभाग को देखना। कौन विभाग को देखना? वन विभाग को देखना। अच्छा, उसके बाद भारत में वन अधिनियम कब आया था? 1927 आया था। कब आया था? 1927 आया था। जब ये आया था तो इसके पहले अधिनियम जो चल रहा था 1878, उसको रद्द करके 1927 अधिनियम की शुरुआत की गई। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ तक हो गया। ये 4 यहाँ पे सम्मेलन लिखे गए हैं जिसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, या तो मिलान करने के लिए आपको दे देगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कब हुआ था, और या तो देगा चारों पे देगा इनको आप मिलान कीजिए। इसलिए इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। पहले बेटा क्रम से लिखे भी हैं, एक 72 है, 92 है, 2000 है, 2 है, 2012। तो 1972 में हुआ था पहला स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में
स्वीडन में हुआ था, स्टॉकहोम में। और इसी सम्मेलन के बाद भी भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की नींव पड़ी थी। इसी सम्मेलन के बाद, इसी सम्मेलन में बात किया गया हर राज्य हर देश अपने यहाँ पर्यावरण संरक्षण पर बात करेगा, उसके संगठन बनाएगा। तो इसके लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। किस सम्मेलन के बाद? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। कब बेटा? 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। उसके बाद दूसरा आता है 1992। कब आता है? 1992। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहता है? पृथ्वी सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। फिर बोलिए, रियो डी जेनेरियो। हाँ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग। इस पे ध्यान दिया गया था सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। ये क्या होता है? सतत विकास का मतलब क्या होता है? विकास दो तरीके से होता है। एक ऐसा विकास होता है जिसमें आपका विनाश भी होता है। जैसे उदाहरण दे रहा आपको, आपके घर वाले बताइए, आपके घर वाले विकास करें, सतत विकास करें, आप हमको बताइएगा, ठीक है। अब ऐसा होता बेटा, हमने घर में, सबके घर में घर तो बन ही रहा होगा, कच्चे मकान से पक्के मकान आ ही गए होंगे, ठीक है। तो कच्चे मकान से पक्के मकान नीलम जी बन गए तो दो तरीके का मकान बना होगा। एक ऐसा बना होगा जब आपने अपने घर बनाया तो आपने पेड़ पौधों को आसपास के काट दिया। हो सकता हो सबके आसपास पौधे रहे, उसको सबने क्या कर दिया? काट दिया, ठीक। पेड़ पौधे काट दिया आपने, और तालाब वालाब आसपास रहा होगा, उसको भी आपने भर दिया है, काट दिया है, ठीक है। एक विकास ये हो गया, अपने घर मेंटेन 3 तल्ले का बना दिया। एक विकास ऐसे भी था कि उसने 10 पेड़ काटे हैं तो 25 पेड़ लगाए भी हैं। एक कुआं उसने पाटा था तो 2-3 कुएं उसने खुदवा भी दिए थे। एक तालाब को पाटा उसने तो 3 तालाब उसने खुदवा भी दिए हैं। एक दोनों विकास, घर दोनों ने बनाया है। तो किसको विकास कहें, किसको सतत विकास कहेंगे? विकास पहले वाले को बोलेंगे कि विकास तो हुआ है लेकिन उससे नुकसान भी हुआ है। किसको नुकसान हुआ है? पर्यावरण तो नुकसान बाद में होगा। यदि कोई ऐसा विकास किया जाए जिससे आपके आने वाली पीढ़ी को नुकसान झेलना पड़े, जैसे दादा ने पेड़ लगाया था आम का, पापा ने पेड़ आम का लगाया था, खा कौन रहा है? आप खा। और आप क्या देके जा रहे हो? आप क्या देके जा रहे हो भाई? आपने, उन्होंने लगाया, आपने खाया। अब आप क्या दे रहे हो? आप तो काट रहे हो। आप तो बड़े शौक से लगाओ। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 10 बाग बा, हमारे पास 5 बाग, अरे आम के 10 पेड़ बा। तो आम के 10 पेड़ है, 10 पेड़ को लगाया किसने था? आपने नहीं, आपके पिताजी ने लगाया था। खा कौन रहा है? आप बताइए, आपने कितना पेड़ लगाया? एक भी नहीं। तालाब किसने खुदवाया था? दादा परदादा ने। आपने कितना खुदवाया? एक भी नहीं। आपने तो पाटा है। तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? एक गंदा पर्यावरण, एक गंदा पर्यावरण। जब आपके पिताजी थे, आप बचपन अवस्था में थे, तो हर तालाब में पानी दिखता था, आज तालाब में पानी नहीं दिखता। तो आपके पिताजी दादा लोगों ने तालाब देकर गए थे, पानी कलेक्शन होता था, इकट्ठा होता था पानी, और बरसात अच्छी होती थी, नल का पानी छोड़ता नहीं था। और आज नल का पानी क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि पानी संचय की हमारे यहाँ क्षमता ही खत्म हो गई है। हम लोग पानी संचय करते ही नहीं है, केवल पानी निकाले फेंके, गया पानी, बस। हमसे क्या मतलब है दुनियादारी से? जो आएगा पीढ़ी देखा जाएगा, ये सिद्धांत गलत है। हमने क्या कहा कि सतत विकास उसे कहा जाता है जब हम ऐसा विकास करते हैं जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी कोई नुकसान न होता। उसे क्या बोलते हैं? सतत विकास। आप बताइए, आपके घर में विकास हो रहा है, सतत विकास हो रहा है? हमारे घर में भाई 100% विकास है, सतत विकास तो बिल्कुल नहीं होता। घर बन रहा है, पेड़ कट गए, सारे पेड़ कट गए, पेड़ दिखता ही नहीं है। पहले गर्मी की छुट्टी होती थी तो पेड़ नीचे बैठे रहते थे, आम चल भी नहीं। अब तो आम ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भाई हम विकास कर रहे हैं ना, तो हम विकास को किसको मानते हैं? घर की दीवार बन गई विकास। तो हमने ये नहीं रखा। 2002 में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये रखा गया सतत विकास रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? सतत विकास। कि हम पेड़ पौधों को लगाएंगे। यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं, 2 पेड़ लगा भी देते हैं। कहीं नहीं लगा रहे तो भाई कहीं भी पेड़ लगाए, पेड़ तो अच्छी चीज है ना, कहीं भी लगा दीजिए आप। तो पेड़ लगाने के लिए 2002 बात किया गया। फिर 2012 में भी बात किया गया सतत विकास सम्मेलन एजेंडा 21, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन एजेंडा 21 की नींव पड़ी थी, ठीक। तो हमको क्या याद कर लेना? देखो 1972 दो सब में है, 1992, फिर 2002, 2012। इसे क्या बोलेंगे? स्टॉकहोम। क्या बोलेंगे? स्टॉकहोम।
दूसरा क्या बोलेंगे, ब्राजील सेरेमनी या पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलेंगे, पृथ्वी सम्मेलन। 2002 पूछेगा सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, और 2012 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। तो ये आपको चारों का स्थान याद होना जरूरी। क्लियर होगा आपको बेटा। अब इसका अंतिम पॉइंट चलते हैं। अंतिम पॉइंट ये है कि कुछ इससे संबंधित वाद भी आए थे। वाद जो कल मैंने देखा कि आप भी बता रहे थे मैडम कि एग्जामिनेशन वाद भी पूछ रहा है, भी उसी से अटैचमेंट, तो मैं सोच रहा हूँ जब पढ़ाई रहा उसके साथ वाद भी जोड़ देता हूँ तुरंत, एक ही लाइन तो पढ़ना है उसमें। वाद इसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे कि ये वाद क्या था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो जबकि एक क्लास पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। अभी वैसे क्लास जो 1-2 दिन में ले लेंगे आपके हम, तो उसमें पूरा पढ़ा देंगे, ठीक। एक दिन सारे बात पढ़ा देंगे आपको। कहानी तौर पे पढ़ना है, सिर्फ सीखना है, कहानी तौर पे सीखते ही। इसमें सुने अटैचमेंट है पहले कि यमसी मेहता बनाम कमलनाथ, एक वाद है, यमसी मेहता बनाम कमलनाथ। इस वाद में क्या कहा गया था, इस वाद में ये कहा गया था, जैसे आप गांव घर में देखते हो, ठीक है, कि कहते हैं कि पेड़ हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक। और गांव में बड़ा कहीं कहीं आप देखते हो कि गांव के लोग कुछ गड़बड़, गांव क्या हर जगह लोग कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। कैसी हो जाती छोटी, घर बाहर लाइट लगाए, उसके बाद देख रहे हैं कि इस रोशनी, इस लाइट से उनके घर रोशनी जा रही पड़ोसी के यहाँ, तो क्या करते हैं, इधर लगा देंगे कुछ पर्दा, इनके यहाँ रोशनी नहीं जाए, ये कबल भी निकाल रही कि नहीं दूसरी जगह लगाओ इधर। ये तो आपकी छोटी सोच होगी, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, ये हवा जो चल रही है वो सबकी किसी एक की है? सूर्य भगवान की रोशनी रोक लोगे, वो सबको बराबर देने दे रहे हैं? नदी पानी सबको बराबर इतनी कम जा देती है? जब प्रकृति बराबर का पाठ पढ़ाती है तो इंसान कौन होता है अबराबर का पाठ पढ़ाने वाला भाई? जिस दिन प्रकृति ने छल कर दिया उस दिन क्या करोगे? सूर्य भी बोलेगा मैं अपनी रोशनी तुमको नहीं दूंगा, तो क्या करोगे? ये इंसान की सोच है। अब इसके लिए अधिनियम बन गया, यमसी मेहता बनाम भारत संघ मामला आया बाबू। यमसी मेहता बनाम जो कमलनाथ का मामला आया था वो ये था कि कुछ चीजें जिसको आप निजी नहीं संपत्ति घोषित कर सकते, जैसे वायु, इसको आप निजी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, पानी, इसको आप निजी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, नल से कोई पानी पिए कोई मना नहीं कर सकता, कभी भी नल से पानी पीने से कोई मना नहीं कर सकता, हमारे नल पानी मत पिए। तो ये तो आपस का विवाद है ना, पिए वो अलग बात है। लेकिन आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे ना तो ये मामला आएगा आपको। यमसी मेहता बनाम कमलनाथ कहता क्या है कि आप इन चीजों पर अपनी निजी संपत्ति कभी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पानी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जमीन आपका हो सकता है, उसके अंदर रखा हुआ पानी तुम्हारा नहीं है, वो किसका है? प्रकृति का है, सरकार का है। जब मैं कहता हूँ सरकार आपसे छीन लेगी ज्यादा इट होगी तो। अभी आपके घर के बगल सोना निकल गया, देखिए सरकार उसको ले लेती है तुरंत, लेकिन नहीं ले लेगी। तो पानी भी किसका है? प्रकृति का है बाबू, उसमें तुम्हारा क्या नियंत्रण है? तो कहती है किसकी चीजों तुम्हारा नियंत्रण होता है? वायु पर, समुद्र पर, वन पर, ऐसे जैसे जितने भी संसाधन हैं उस पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं बनाया जा सकता। यानी किसी को सरकार वन दान नहीं दे देगी कि आज से वन तुम्हारा है। किसके अंतर्गत? एमसी मेहता बनाम कमल, कि जितनी प्राकृतिक चीजें वो कभी किसी की निजी संपत्ति नहीं बन सकती। एक और आता है इंडियन एक्सप्रेसवे बनाम स्पैन मोटर्स, इंडियन एक्सप्रेसवे बनाम स्पैन मोटर। ये क्या था? ये था वही जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत। इन्होंने इसमें यह फैसला आया था कि इसी बात सिद्धांत बना हुआ था। इसमें यह आया था कि यदि आपके द्वारा पर्यावरण का कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसको भरपाई भी आप ही करो। अभी पढ़ाया ना उसको। अगर मिथाइल जैसे आप बाइक चलाते हो, बोलो यार, तो आपने सुना होगा भाई गाड़ी का प्रदूषण बनाना जरूरी है, पीयूसी। सुने नहीं सुने हैं कभी? अब तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबका पीयूसी बनाना जरूरी है। जब गाड़ी चेकिंग होती है पीयूसी की जांच होती है। 4 व्हीलर 100% पीयूसी होना जरूरी है। अब फर्जी बन जाए अलग बात है, लेकिन पीयूसी की जांच होती है। पीयूसी का मतलब ये होता है आपसे कुछ पैसा सरकार लेती है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसके एवज में सरकार काम करेगी उसको शुद्ध करने के लिए। सरकार पेड़ पौधे लगवाती है, देखते नहीं रोड किनारे क्या लगवा रही है? पेड़ पौधे। उसका खर्चा सरकार कहाँ से देगी? आपसे, क्योंकि चला कौन रहा है? आप। तो यही इसी के अंतर्गत आया कि अगर कोई भी चीज आप पर्यावरण प्रदूषण करते हैं तो उसका भुगतान भी कौन करेगा? आप ही करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर समाप्त हो गया। क्लियर होगा आपका?